हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 के अध्याय 3 रेशो से वस्त्र तक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जंतुओं के बाल से, जैसे कि भेड़, बकरी आदि के बाल से ऊन तक की जो भी प्रक्रिया है हमने उसे डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कैटरपिलर या सिल्क ऑर्म या रेशम कीट के रेशे से रेशम के वस्त्र तक क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आपको जानना है कि कैटरपिलर इली या रेशम कीट क्या होती है। मादा रेशम कीट अंडे देती है। मादा यानी फीमेल जो सिल्क ऑर्म होती है वो, या सिल्क मॉथ होती है, वो क्या देती है? अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलती है। उनसे क्या निकलती है? लार्वा, जो कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। मादा रेशम कीट जो अंडे देती है और उस अंडे से जो लार्वा निकलती है, उस लार्वा को हम कैटरपिलर, रेशम कीट या सिल्क वॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्यूपा। प्यूपा क्या होता है? रेशम कीट आकार में वृद्धि करते रहते हैं। सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो आकार में वृद्धि करते रहते हैं, और जब कैटरपिलर रेशम कीट अपने जीवन चक्र के अगले अवस्था में प्रवेश करता है तो यह प्यूपा, या इसे हिंदी में कोशित कहते हैं, कहलाता है। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। तो प्यूपा को मैं और भी अच्छे से समझाना चाहूँगा कि क्या होता है कि जब रेशम के कीट जब अंडे देते हैं और अंडे जब फूटते हैं तो उनसे जो निकलता है उसे लार्वा कहते हैं। और लार्वा क्या होता है कि दिन रात खाते रहते हैं। शुरुआत के 25 से 30 दिन दिन रात खाते रहते हैं, और उनका आकार जो है अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है, और वो क्या करते हैं कि बहुत बड़ा होने के बाद वो खाना बंद कर देते हैं, और वो अपने आप को, उनके द्वारा स्रावित जितने भी रेशम होते हैं, वो रेशम के रेशों से अपने आप को ढक लेते हैं। तो ढकने के बाद ये अपने जीवन के दूसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसे हम प्यूपा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो प्यूपा से ही रिलेटेड है, वो है आपका कोकून। तो प्यूपा का आवरण जो रेशम के रेशों का होता है, जिससे प्यूपा अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है, कोकून कहलाता है। ये कोकून जो है रेशम उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोकून क्या है कि प्यूपा अपने आप को, कैटरपिलर जो शुरुआत में था, कैटरपिलर बहुत बड़ा हो जाने के बाद अपने आप को ढक लेता है और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्यूपा का जो कवर होता है वो रेशम का होता है, रेशम के रेशों का होता है। तो इसी कवर को, प्यूपा के इसी
कवर को हम कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून। नोट, रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। आप यह जान करके आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन रेशम का जो रेशा होता है वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम का जो धागा होता है वो रेशम कीट सिल्क ऑर्म के कोकून, अभी आपने पढ़ा कि प्यूपा अपने आप को रेशम के रेशों से ढक लेता है, और इस कवर को, रेशम को, रेशों को, कवर को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। तो रेशम का जो धागा होता है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। तो याद रखेंगे कि जो रेशम का धागा होता है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए गए रेशों से बनाई जाती है। किससे? रेशम कीट के कोकून से। नोट में एक बात आपको याद रखनी है कि रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। यानी कि भारत में भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत ही अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन किया जाता है और इसे अन्य देशों में निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेशम कीट के बारे में हम और कुछ जानेंगे। रेशम कीट सिल्क ऑर्म जो है अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा का गठन, स्ट्रक्चर जो है वो रुक्षता में, यानी कि महीन है कि मोटा है, चिकनाहट में, चमक में आदि में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम, ये सभी रेशम के प्रकार है तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग किस्म के रेशे जो हैं अलग अलग किस्म के रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, जिसे अंग्रेजी में मलबरी सिल्क ऑर्म कहते हैं। इस रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर जो है, रेशम फाइबर, रेशम का रेशा मृदु मतलब सॉफ्ट, चमकदार शाइनिंग और लचीला मतलब इलास्टिक होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है, यानी कि इसे अलग अलग रंगों में हम डाई कर सकते हैं। हम जानेंगे कि सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर क्या है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कोकून से रेशम तक। आपको मैंने पहले बताया कि रेशम हमें किससे मिलती है, तो रेशम कीट के जो कोकून होते हैं उससे हमें रेशम मिलते हैं, जिससे रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं या रेशम के धागे बनाए जाते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोकून से रेशम तक, यानी कि कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला जो स्टेप्स है वो है रेशम कीट का पालन। रेशम कीट का पालन, रियरिंग ऑफ सिल्क ऑर्म्स। जब शहतूत के वृक्ष यानी मलबरी ट्रीज
पर नई पत्तियां आती है, तब मादा रेशम कीट सिल्कवॉर्म, फीमेल सिल्कवॉर्म एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को, किसानों को बेचा जाता है। क्या करते हैं हम, जब शहतूत के पौधे पर नए पत्तियां आती है तो उसी समय जो है रेशम कीट सैकड़ों अंडे देते हैं। तो उन अंडों को क्या किया जाता है, उन अंडों को कपड़े के पट्टी या कागज़ पर अच्छे से रखा जाता है और रख करके इन्हें रेशम कीट के किसानों और पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों स्वास्थ्यकर स्थितियाँ यानी हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। आपको पता है कि कोई भी जंतु हो, जब भी अंडा देने वाली होती है उसे थोड़ा गर्म रखता है ताकि अंडा से फूट करके उसके अंदर का जीव बाहर आए। ठीक है, उसी प्रकार रेशम के कीट के अंडों को भी उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है, जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाए, अंडों में से लार्वा निकल जाए। और इसी लार्वा, जो अंडों में से जो लार्वा निकलता है, इसी लार्वा को हम कैटरपिलर अथवा रेशम कीट, अंग्रेजी में सिल्कवॉर्म कहते हैं। अंडों से जो रेशम कीट के अंडे से जो लार्वा निकलता है, उसी लार्वा को हम कैटरपिलर अथवा रेशम कीट या सिल्कवॉर्म कहते हैं। ये लार्वा क्या करते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और अमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। ठीक है, लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देता है। ये जो लार्वा है जिसे हम कैटरपिलर कह रहे हैं, वो खाना बंद कर देता है और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों, दैट मीन्स चैम्बर में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित हो। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्यूपा जो है ये कैटरपिलर का नेक्स्ट स्टेज है। ये कब होता है, जब रेशम कीट कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म अपने आप को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। तो ये जो स्टेज है रेशम के रेशों के अंदर जो है उसे हम प्यूपा कहते हैं। और ये जो रेशम के रेशों से जो पूरी तरह से ढका हुआ है, इस कवर को हम कोकून कहते हैं। अब कोकून बन गया, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, रेशम का संसाधन। कोकून से ही हम रेशम को प्राप्त करते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क। रेशम कीट सिल्कवॉर्म को कोकून में वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या फिर भाप में रखा जाता है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि हम कैसे कोकून से रेशम के रेशों को प्राप्त करते हैं। तो कोकून जो होता है उसके अंदर जो प्यूपा है उसको वयस्क होने से पहले हम उसे धूप में रखते हैं या पानी में उबालते हैं या फिर भाप में रखते हैं। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात, कोकून में से जब रेशे निकाल लेते हैं तो उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। कोकून में से रेशम निकालने के बाद कोकून से प्राप्त रेशम के रेशों से
धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। ये विशेष मशीन ऐसी होती है कि कोकून से फाइबर या रेशा निकाल लेती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हम रेशम के कीट से रेशम के वस्त्र तक जितनी भी प्रक्रिया हैं करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।